मित्रों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय का दूसरा भाग। आगे हम उसी में सीधे आप लोग लिखना शुरू करिएगा। भू आकृतियों को प्रदर्शित करने की आधुनिक विधियां। उपरोक्त विधियों में कुछ कमियों एवं त्रुटियों के कारण बहुत कम या नहीं प्रयोग किया जाता। वर्तमान मानचित्रों में भू आकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं, यानी पूर्व की विधियां या तो कम की जा रही हैं या तो उनका प्रयोग बंद हो गया है। ठीक है। पहला नंबर है स्थानीय ऊंचाई विधि। यह भूमि की वास्तविक ऊंचाई को प्रकट करती है। इसमें उस स्थान या क्षेत्र की ऊंचाई को एक बिंदु अंकित कर उसके दाहिनी ओर फीट या मीटर में ऊंचाई को लिख दिया जाता है। यह ऊंचाई विस्तृत सर्वेक्षण के उपरांत समुद्र की सतह को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है, जैसे 500 फीट या 500 मीटर। इसी तरह जितनी ऊंचाई होगी उसी को फीट या मीटर में नाप कर लिख दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा है पीठ चिन्ह विधि। वास्तविक सर्वेक्षण के उपरांत कुछ स्थानों की ऊंचाई समुद्र तल से मापकर अंकित की जाती है। इन्हें पीठ चिन्ह या अंग्रेजी में बैक मार्क लिखा जाता है, जिसे शॉर्ट नेम BM से प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें पीठ चिन्ह या बैक मार्क, जिसे शॉर्ट नेम BM से लिखा जाता है। यह ऊंचाई पत्थर के खंभों, रेलवे स्टेशनों, प्रमुख भवनों आदि को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर BM, ठीक है, बैक मार्क लिखकर उसके दाहिनी ओर ऊंचाई के अंकों को लिख दिया जाता है, जैसे BM 500, BM 600, BM करके कुछ भी लिख दिया जाए। ठीक है। चलिए अगला है त्रिकोणमितीय चिन्ह विधि। त्रिकोणमितीय चिन्ह की ऊंचाई को प्रदर्शित, इसके द्वारा भी ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। इसका निर्धारण प्रथम सर्वेक्षण के अंतर्गत सतर्कता से कर दिया जाता है। उस स्थान की ऊंचाई को एक त्रिकोण बनाकर उसके समीप ऊंचाई को लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। मित्रों, इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है। ये जो त्रिकोण शब्द है, ऊपर ये जो त्रिकोण बना हुआ है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो 3 बने हुए हैं, इनको आप यहां मत बनाइएगा। ठीक है। तो इसमें त्रिकोण जो है, यहां पर जैसे त्रिकोण है तो एक त्रिकोण आप यहां बनाइएगा। कहां पर? जहां हम बना रहे हैं, त्रिकोण के बगल में ब्रैकेट में करके यहां आप बना दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट में कर दीजिएगा। उसके बाद जो है जो दूसरे त्रिकोण बनाइएगा वो यहां बनाइएगा, क्योंकि इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है जैसे आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे 3550, तो यहां पर आपको त्रिकोण एक यहां बनाइएगा आप, त्रिकोण 3550, फिर त्रिकोण 2500 आदि, इसी तरह आप बनाइएगा। ठीक है। यहां इन तीनों को मत बनाइएगा, जहां हमने कहा है वहीं बनाइएगा, क्योंकि इसी तरह ऊंचाई को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। चलिए चौथा नंबर है अपेक्षिक ऊंचाई विधि। इस विधि में मानचित्र पर समोच्च रेखाओं के मध्य में पड़ने वाले छोटे छोटे टीलों, नहर, तालाब के किनारों, नदी के बांध आदि की ऊंचाई उसके निकट की सतह से मापकर अंकित कर दी जाती है और उसके दाहिनी ओर अंग्रेजी के स्मॉल लेटर R लिख दिया जाता है, जैसे 52R, 125R। चित्र इसी तरह ऊंचाई प्रदर्शित करने की विधि यही होगी। अपेक्षिक ऊंचाई इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है। पांचवा नंबर है समोच्च रेखाएं विधि। मानचित्र पर प्रदर्शित वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के समुद्र तल के समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर धरातलीय आकृतियों को प्रदर्शित करने हेतु सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक प्रयोग में लाई जाने वाली विधि है। संपूर्ण विश्व के स्थान वृत्तीय मानचित्रों में भू आकृतियों के प्रदर्शन हेतु इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रत्येक समोच्च रेखा पर अंक लिखे रहते हैं जो उस स्थान की ऊंचाई को बताते हैं। इसके द्वारा ढाल, ऊंचाई, पठार, पर्वत, पहाड़ी, चोटी आदि की स्थितियों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका प्रदर्शन इस प्रकार होगा। जहां ढाल तीव्र होगा वहां समोच्च रेखाएं समीप होंगी, जहां ढाल कम होगा वहां समोच्च रेखाएं दूर दूर होंगी।
जहां ढाल अधिक तीव्र होगा वहां समोच्च रेखाएं मिल जाएंगी। मित्रों यहाँ देख सकते हैं, ये ऊंचाई को प्रदर्शित करने की विधियां होती हैं। ठीक है, चित्र आप यही बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। अब बाकी आप इसको समझ ही गए होंगे। ढाल तीव्र होगी तो समीप रेखाएं समीप होंगी, समोच्च रेखाएं। ढाल अगर हल्का होगा, जहां आसानी से आप चढ़ सकते हैं, तो वहां पर समोच्च रेखाओं को दूर दूर प्रदर्शित किया जाएगा। और जहां ढाल एकदम तीव्र होगा, अर्थात जैसे कगार टाइप का होगा, कटान टाइप का होगा, तो वहां समोच्च रेखाएं एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, समोच्च रेखाओं द्वारा भू आकृतियों का प्रदर्शन। समोच्च रेखाओं द्वारा निम्न आकृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। पहला नंबर है पहाड़ी। जिस भूमि की पहाड़ी 3000 फीट या 900 मीटर से कम होती है, अर्थात 900 मीटर से अधिक और 3000 फीट से कम, सॉरी एक ही चीज है मित्रों, मीटर और फीट दोनों एक ही है। 3000 फीट या 900 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहा जाता है, अर्थात उसके ऊपर वाले से पहाड़ हो जाएंगे। इसमें ढाल सर्वत्र लगभग समान होता है। इसमें समोच्च रेखा को वृत्ताकार प्रदर्शित किया जाता है। जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, इस चित्र को आप भी जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, तो ये जो है किस तरह प्रदर्शित है, किन रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है? समोच्च रेखाओं द्वारा पहाड़ी को इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा नंबर है घाटी। पर्वतों के बीच की धंसी हुई भूमि घाटी कहलाती है। इसमें समोच्च रेखाएं अंग्रेजी के उल्टे वी अर्थात ए के आकार की होती हैं। निचले भाग में पास पास एवं ऊंचे भाग में समोच्च रेखाएं दूर दूर प्रदर्शित की जाती हैं। आप इसमें भी देख सकते हैं, इस चित्र को स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने कॉपी में बना सकते हैं। मित्रों आप देख रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं क्योंकि बनाना है आपको अपने सादे पेज की तरफ। आगे बढ़ते हैं। पठार। ऐसी ऊंची भूमि जिसका ऊपरी भाग समतल होता है वह पठार कहलाता है। इसमें किनारे को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं पास पास तथा ऊपरी धरातल को प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर दूर होती हैं। इसका चित्र भी आप देख सकते हैं। पठार इसी तरह प्रदर्शित किया जाता है। मित्रों इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी अपनी कॉपी में आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है फैल बाहु या बुर्ज। किसी पहाड़ी का ऊंचा भाग जो जीभ के आकार में निचले प्रदेश और भूमि की ओर प्रक्षिप्त होता है शैल बाहु कहलाता है। इसमें समोच्च रेखाओं का आकार अंग्रेजी के वी की तरह होता है। इसमें समोच्च रेखाएं ऊंचे भाग में दूर दूर तथा निचले भाग में पास पास प्रदर्शित की जाती हैं। पांचवा नंबर है चोटी। पहाड़ी की सबसे ऊंची भाग को चोटी कहा जाता है। यह प्रायः स्थानीय ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। इसे वृत्ताकार समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि चित्र 7 में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है। इस चित्र का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको भी आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, अगला है कूट या रिज। किसी पहाड़ी का लंबा उठा हुआ तथा फकरा भाग कूट कहलाता है। यह चौड़ा कम तथा लंबा अधिक होता है, जो दो पहाड़ियों को मिलाता है। इसे अंडाकार समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला है टीला। यह एक छोटी तथा अलग स्थित पहाड़ी के समान आकृति होती है। इसकी ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। यह एक अथवा दो बंद समोच्च रेखाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आप देख सकते हैं टीले को इस रूप में दिखाया जाता है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, चित्र नंबर 8 में। बच्चों इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इसको भी आपको बनाना है कॉपी में। आगे देख सकते हैं कगार। किसी पहाड़ी कूट या पठार के बहुत तेज ढाल को कगार कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। अब आप देख सकते हैं कगार किस प्रकार, कगार को प्रदर्शित करने की जो विधि होती है वो यही है। बच्चों इसका भी आप लोग जो है चित्र 9 में जैसा बना हुआ है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। ठीक है, चलिए ढलवा चट्टान।
यह ऊंचा चट्टान जिसका ढाल बहुत तेज होता है ढलवा चट्टान कहलाती है। इसमें समोच्च रेखाएं आपस में मिली हुई होती हैं, जैसा कि चित्र 10 में आपको दिखाया गया है। अब देख सकते हैं चित्र 10 में। इसकी भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में आप बनाएंगे। ठीक है। अगला है 10वां नंबर ग्रीवा। पहाड़ियों को मिलाने वाली निचली सतह वाले भाग को ग्रीवा कहते हैं। इसमें समोच्च रेखाएं एक ही आकार की प्रदर्शित की जाती हैं। 11 नंबर बेसिन। पहाड़ियों से घिरे हुए समतल धरातल को बेसिन कहा जाता है। इसमें समोच्च रेखाएं एक वृत्त के समान प्रदर्शित होती हैं। अगला नंबर अंतिम नंबर है डिफाइल। भूमि का वह फकरा भाग जिससे होकर सेना एक सीधी कतार में या अपने आकार को पतला करके आगे बढ़ती है डिफाइल कहलाती है। इसका उदाहरण जो होता है वो दर्रा, सुरंग, कटान, पुल आदि होता है। तो मित्रों इस तरह यह अध्याय 1 हम लोगों का समाप्त हुआ। मित्रों बगैर कोई चीज़ हम ये नहीं कहते कि हमने आपको बहुत अच्छा समझाया है, क्योंकि सबका ज्ञान बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है। तो इस तरह आप अपनी प्रैक्टिकल का अध्याय 1 जो है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी जैसे कहा जाता है ना, जैसे डॉक्टर कोई दवा देने के पहले कहा जाता है कि कोई भी दवा सलाह आप अपने डॉक्टर से लीजिएगा, तो इसी तरह हमारी एक सलाह ये भी है कि आप लिखने के पहले अपने गुरुजनों से सलाह जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। ऐसा ना हो कि लिखाएं कुछ, आपका लिख कुछ जाए, या सिलेबस में थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन ना हुआ हो। हालांकि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें जो कुछ भी है हम सिर्फ उतना ही बना रहे हैं। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मित्रों लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा।